Hello everyone. So let's start with our today's topic is lipids. टर्म लिपिड्स दी थी ब्लोर ने और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो लिपिड्स आर नॉन पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब होता है अगर वो सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं या मोनोमर से मिलकर बने होते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। लेकिन लिपिड्स जो बने होते हैं वो ग्लिसरॉल से और साथ में फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। अकेला ग्लिसरॉल भी लिपिड नहीं बना सकता है और ना ही अकेला फैटी एसिड लिपिड बना सकता है। तो ये दोनों मिलकर ही लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये नॉन पॉलीमेरिक हुए। पॉलीमेरिक वो होते हैं अगर वो सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते। सो लिपिड्स आर नॉन पॉलीमेरिक। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इनको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखा जाए तो इनका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8 डाल्टन होता है। तो ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होने चाहिए थे। जैसे ही हमने सेपरेशन की प्रॉपर्टीज को चेक किया इसको, तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। जो चीज़ एसिड इनसॉल्युबल पूल में आती है उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इसी वजह से हम इनको स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम अंडर मैक्रोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में ही रखते हैं। क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉलीमेरिक, कौन सा इन सभी में नॉन पॉलीमेरिक है। तो प्रोटीन्स पॉलीमेरिक होते हैं क्योंकि ये सभी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसैकेराइड ये सभी सेम रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और लिपिड जो होते हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म नहीं होती है, नॉन पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है लिपिड्स। अगर हम लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ और अदर कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जैसे CHO की जो रेशो होती है, अगर वो रेशो 1:2:1 आती है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। CHO की रेशो अगर उसमें हाइड्रोजन मोर होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, देन उसे हम लिपिड कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट जो मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक जो कंपोनेंट उसमें इंक्लूड होते हैं वो यही होते हैं। क्योंकि प्रोटीन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके कार्बन में एक तरफ COOH होता है, जिसमें कार्बन भी इंक्लूड हो जाती है, H भी इंक्लूड हो जाता है और O भी इंक्लूड हो जाता है। और उसी के दूसरी तरफ जो है NH2 ग्रुप हो जाता है, जिससे कि ये N मिलकर बना हुआ होता है। तो इसी तरह प्रोटीन मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो साथ में नाइट्रोजन से मिलकर। उसी तरह न्यूक्लिक एसिड मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ साथ वहाँ फॉस्फेट ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है, उन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर एनर्जी वैल्यू की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, 1 ग्राम फैट या लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। अगर रेशो की बात की जाए तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी तो लिपिड से मिलती है, लेकिन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी लिपिड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट होते हैं या ग्लूकोज होते हैं। लिपिड इसलिए नहीं होते हैं, लिपिड हमें देते तो ट्वाइस ऑफ एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना एनर्जी देते हैं, बट इनकी ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करना पड़ता है, जो हमारे लिए एक ईजी प्रोसेस नहीं होता है, जो टफ हो जाता है। इसी वजह से हमें ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। वैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो होता है उससे मेटाबॉलिकली वाटर ज़्यादा बनता है। तो ये देखा गया है, जो कंगारू रैट्स होते हैं डेजर्ट में रहने वाले, वो इंटरनल फैट की ऑक्सीडेशन करते हैं ताकि उनको डेजर्ट में रहने के लिए पानी अच्छी तरह से मिल सके। और हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करते हैं, जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन तब होता है अगर भूखमरी हो जाती है, तो हम प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने प्रोटीन के फंक्शंस देखे हैं। प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए, ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। हीमोग्लोबिन में हमने देखा था, ये हमें विजन के लिए हेल्प करता है, जो हमने रॉड और कोन सेल में रोडोप्सिन को देखा था। तो अगर हम उसी को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे तो हमारी जो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हमें होने की होती हैं। लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं।
और अगर लिपिड के स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड की बात की जाए तो 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर ये बना होता है। फैटी एसिड का मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन विच एंड विद COH बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब R ग्रुप, ये R ग्रुप स्टार्ट होता है CH3, CH2, नंबर ऑफ CH2 हो सकते हैं, n नंबर ऑफ CH2 एंड लास्ट में COOH। दैट COOH इज द पोलर एंड, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और R चेन इज हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर एंड। जहाँ पर हमें पोलर और नॉन पोलर 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं किसी एक कंपाउंड में, उन्हें हम कहते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही हमने अमीनो एसिड में भी एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमें एसिडिक और बेसिक एक ही स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। जब ज्यूटराइन की फॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड में, तब हमें ये देखने को मिलता है, और उस फॉर्म को कहा जाता है एम्फोटेरिक या एम्फोलाइट्स मॉलिक्यूल उन्हें कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं ग्लिसरॉल की। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ CH2OH, CHOH, CH2OH। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसमें 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, हर एक कार्बन के ऊपर OH OH और OH लगा है। तो इस स्ट्रक्चर का हम नेमिंग अगर करें तो वो हमारे पास होता है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन कंपाउंड को प्रोपेन कहा जाता है। सो द स्ट्रक्चर नेम इज 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर हमने देखा, उस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें एक R ग्रुप होता है और पोलर ग्रुप होता है। ये R ग्रुप की जो लेंथ होती है, ये अगर सिंपलेस्ट R ग्रुप की बात की जाए तो उसमें CH3 COOH, एक CH3 और एक COH में मतलब कि टोटल 2 कार्बन इसमें होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। तो सिंपलेस्ट अगर फैटी एसिड है वो है एसिटिक एसिड। तो R1 की ये जो फॉर्मेशन है R1 से लेकर R19 तक हो सकती है। तो अगर R19 तक है और एक COH में कार्बन है तो टोटल हो गया 20 कार्बन। 20 कार्बन के कंपाउंड को हम बोलते हैं आर्किडिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि आर्किडिक एसिड क्या है और आर्किडोनिक एसिड क्या है। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें फैटी एसिड की, फैटी एसिड 2 तरह के हमें देखने को मिलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम SFA कहते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे हम UFA कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो CnH2nOn, सिंपली मतलब कि एक R चेन है जिसमें CH3 एंड पे लगा हुआ है और बीच में इसमें CH2 जुड़कर लास्ट में COOH जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट इसमें CH3 है, देन उसके बाद CH2 है। इनका नंबर वेरी कर सकता है, ब्रैकेट में लगा के N हाँ बोल सकते हो, और COOH। अगर आपको कार्बन का नंबर पता है 16 कार्बन, तो आप फॉर्मूला इससे भी लिख सकते हो। 16 कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। तो फॉर्मूला बनता है CH3 CH2। अगर हम यहाँ 14 लिखेंगे तभी हमारा टोटल 16 बन पाएंगे। 14 यहाँ, 15 एक कार्बन यहाँ है और 16 एक कार्बन यहाँ है, तब टोटल 16 बनते हैं। तो CH3 CH2 14 COOH पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में होते हैं 18 कार्बन, तो फॉर्मूला होता है CH3 CH2 16 COOH। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्किडिक एसिड जो हमने अभी देखा जिसमें 20 कार्बन होते हैं। तो 20 कार्बन के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 18 COOH। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम उसे बोलते हैं जिसमें हमें देखने को मिलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है CnH2n -2xOn। ये जो x होता है ये बताता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, उससे हम ये चीज़ फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं उस चीज़ का फॉर्मूला। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी 2 तरह के होते हैं जिनके नाम हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपली हम इसे मुफा और पुफा कहते हैं। मुफा में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो अंडर आते हैं मुफा के। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पुफा। मुफा में एग्जाम्पल आता है पाल्मिटोइड
पाल्मिट ओलिक एसिड जिसमें 16 कार्बन कंपाउंड वो होता है, और ओलिक एसिड 18 कार्बन कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं पुफा। पुफा की एग्जाम्पल हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, दैट इज लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। लिनोलिक एसिड का 18 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड 18 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, एंड आर्किडोनिक एसिड 20 कार्बन विद 4 डबल बॉन्ड। ये हमें लर्न करना पड़ता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इन सभी फैटी एसिड को हम इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं, और ये इन सिंथेसाइज नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, इन्हें हमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी अपने डाइट में लेना पड़ता है। डिस्कवरी की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी इवान एंड बोर ने की थी। ये प्रिकर्सर होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए या इंटरल्यूकिन्स के लिए। इन्हें लोकल हार्मोन्स भी कहते हैं जो रिलीज होते हैं पैरासेरिन ग्लैंड से। प्रोस्टाग्लैंडिन फर्स्ट डिस्कवर हुए थे ह्यूमन सैमन में, जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स जो स्पर्म होता है उसी में ये डिस्कवर किए गए थे। ये प्रमोट करते हैं कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यूट्रस की। डिफरेंसेस की अगर बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, सिंपली जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें स्ट्रेट चेन होती है, सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि बटर हो गया, लार्ड जो फाउंड होता है एनिमल फैट में, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, इनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, लिक्विड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे। इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सैफफ्लावर जिसे हम कैस्मस टिनकम बोलते हैं, या कुसुम जिसे कहा जाता है, सेफोला ऑयल जिसे कहा जाता है, फाउंड इन द प्लांट फैट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉट हार्मफुल टू द बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लिसराइड्स की। ग्लिसराइड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये बनते कैसे हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले देखते हैं, मोनो का मतलब एक ही ग्लिसरॉल है और एक ही अगर फैटी एसिड है तो उसे हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर एक ग्लिसरॉल है 2 फैटी एसिड है डाइग्लिसराइड, एक ग्लिसरॉल है 3 फैटी एसिड है ट्राइग्लिसराइड। तो स्ट्रक्चर की बात करें, जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है, ग्लिसरॉल का होता है CH2 CHOH CH2OH, और फैटी एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, R चेन हम इस तरफ लिखेंगे और COOH को हम इस तरह से लिखेंगे, ताकि हम यहाँ से फिर OH का रिमूवल कर सकें, या डिकंटेशन या डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं वो कर सकें। जब हमने ये प्रोसेस कर ली तो यहाँ पर CH2 और यहाँ हमारा जो बॉन्ड बनता है COO, CH2 ही बचता है यहाँ पे, और COOH के बीच में जो बॉन्ड बन गया इसे हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ये होता है अगर मोनोसेक्राइड एक है। और देखो जैसे ट्राइसेक्राइड है, ट्राइग्लिसराइड जो बनते हैं ये बनते हैं 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। फर्स्ट कार्बन के साथ भी एक फैटी एसिड जुड़ा है R1, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, सभी के साथ ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ 3H2O करते हैं। तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, CH2COOC CHOOC R2 CH2OOC R3। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, TAGB जिसे कहा जाता है, और ये एक न्यूट्रल फैट होता है या सिंपल फैट होता है या ट्रू फैट होता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर द न्यूट्रल फैट, सिंपल फैट एंड ट्रू फैट। अब बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड्स में हमने देखा कि जिसमें एक फैटी एसिड होता है, फर्स्ट ग्लिसरॉल होता है हमारे पास, इस ग्लिसरॉल के एक कार्बन के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है, दूसरे के साथ दूसरा जुड़ा होता है। इसका एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड। तो तीसरे कार्बन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। फॉस्फोलिपिड हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। हेड रीजन में ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल जुड़ जाते हैं, जो हेड की फॉर्मेशन करते हैं। ये पोलर होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। लेकिन जो टेल रीजन होता है ये नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है।
ये इसलिए इसको अगर इजीली हमें समझना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स होते हैं या वार्मर क्लाइमेट एनिमल्स होते हैं, उनमें वेरी करती है। कैसी होगी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसमें या सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसमें ये डबल बॉन्ड की वजह से ये बेंडिंग हमें देखने को मिलती है। बेंडिंग की वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठंड में सिकुड़ ना जाए या फिर हार्ड ना हो जाए, इस वजह से इसका एग्जाम्पल होता है पोलर बियर, और इनमें हमें देखने को मिलती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सैचुरेटेड फैटी एसिड वाली देखने को मिल जाती है डेजर्ट में, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, ताकि वो साथ में रहेगी ताकि मेल्ट ना हो सके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: सिंपल लिपिड्स, कंजुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। फर्स्ट बात करते हैं सिंपल लिपिड की। सिंपल लिपिड्स आर द सिंपल फैट्स, न्यूट्रल फैट्स, ये ट्रू फैट जिनको हम बोलते हैं, जो हमने अभी देखा था TAG, ट्राई असाइल ग्लिसराइड, जिसे हमने कहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वैक्सीज। वैक्सीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ईयर वैक्स, जिसे हम सिरुमिन कह जाते हैं, और ये सिरुमिनस ग्लैंड से रिलीज होता है। ईयर का जो पिन्ना होता है उसके अंदर यहाँ पे ये रिलीज होता है सिरुमिन, ये होता है सिरुमिनस ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरी अगर बात करें हम वीवैक्स, ये प्रोड्यूस होती हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ द वर्कर बी, जो वर्कर बी होती है वो रिलीज करती है वीवैक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं कार्नोवा की। ये लीव्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। स्पर्मेसिटाई, ये हेड ऑफ द वेल में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड जो 3 तरह के होते हैं: फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड भी 2 तरह के होते हैं: ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं, और ये हमें देखने को मिलते हैं लेसिथिन में। लेसिथिन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एल्वोलर लेयर में होता है, या एल्वोलर सेल्स में देखने को मिलता है, वहाँ ये एज ए सरफेस की तरह काम करता है। स्फिंगोलिपिड जो हैं वो स्फिंगोसिन इन द प्लेस ऑफ ग्लिसरोल, जो ग्लिसरोल के जगह पे इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन जो है वो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं न्यूरॉन्स में। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने, जैसे ये सेल है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, और यहाँ पर ये एक्सोन है, तो एक्सोन के ऊपर जो ये शीथ बनी हुई है दैट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ मिलकर बनी होती है स्फिंगोमाइलिन की, या इसको हम सिंपली माइलिन शीथ भी कहते हैं। इस माइलिन शीथ की वजह से यहाँ पर वाइट कलर देखने को हमें मिलता है। ये द लिपिड का जो कलर होता है वो वाइट इन कलर होते हैं। यहाँ पर ये जो सेल बॉडी है, इसके बाद ये जो सारा एरिया है, यहाँ पर ये माइलिन शीथ हैं। इन माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से इस पूरे का कलर हो जाता है वाइट कलर। तो वाइट कलर हमें देखने को मिलता है, जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसमें कॉर्टेक्स और जो आउटर कॉर्टेक्स होता है, उस रीजन में हमें जब न्यूरॉन सेल्स होते हैं तो न्यूरॉन की सेल बॉडी आउटर होती है, और अंदर की तरफ इसमें हमें इसका एक्सोन रीजन देखने को मिलता है। तो एक्सोन रीजन जो है वो वाइट कलर फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ब्रेन का जो ग्रे मैटर हमें देखने को मिलता है वो हमें आउटसाइड देखने को मिलता है, और वाइट मैटर हमें देखने को मिलता है इनसाइड इन केस ऑफ ब्रेन। सो हम ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, ब्रेन में BV भी याद कर सकते हैं, BWI। ब्रेन में वाइट मैटर होता है अंदर, इनसाइड। वाइट मैटर कहाँ होता है, इनसाइड होता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें, ये स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर अगर इनसाइड होता है इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेल बॉडी है वो अंदर की तरफ होती है, और सेल बॉडी फॉर्मेशन करती है ग्रे मैटर की। तो ग्रे मैटर इसमें इनसाइड होता है और वाइट मैटर इसमें आउटसाइड होता है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एस शेप और या बटरफ्लाई शेप इसको हम बोलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड भी दो तरह के होते हैं, गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड को हम गैंग्लियन भी कहते हैं या सेल बॉडी को हम गैंग्लियन कहते हैं। बहुत सारी जहाँ पे सेल बॉडीज मिल जाती हैं, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। पर लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को न्यूक्लियाई कहा जाता है। आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको गैंग्लियन कहा जाता है। उसी तरह से कलेक्शन ऑफ एक्सोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट्स कहा जाता है। आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको फाइबर्स कहा जाता है। दूसरा, हम ग्लाइकोलिपिड्स में ये भी याद रखते हैं कि कभी भी हम अगर ग्लाइकोलिपिड या इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकन या हम ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ते हैं तो किस चीज़ का कंटेंट ज़्यादा होता है। जो भी हम सबसे पहले लिखते हैं उसका कंटेंट कम, और जो हम बाद में लिखते हैं उसका कंटेंट ज़्यादा। जैसे ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कम और लिपिड क्या है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। पेप्टिडोग्लाइकन में पूछा जाए तो पेप्टाइड्स जो हैं वो क्या है, अमीनो एसिड, और ग्लाइकन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें पेप्टाइड्स की कंसंट्रेशन कम और कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। वैसे ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कम और प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा। जो भी स्टार्टिंग में लिखा जाएगा उसकी कंसंट्रेशन कम रखनी है और जो एंड में लिखा जाएगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी है। इसको लर्न करने का ये एक ईजी ट्रिक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड को लीवर से टू द बॉडी टिश्यू। लीवर से जब बॉडी टिश्यू में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम एलडीएल कहते हैं, जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसमें लीवर से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द सेल ऑफ द बॉडी। जैसे ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो हमारी आर्टरीज में रुक जाते हैं, जो इसकी ब्लॉकेज या स्ट्रोक या हार्ट अटैक जो है वो कॉज करते हैं। नेक्स्ट, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे सेल्स से लीवर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज में रुक गया होता है वो भी वापस से लीवर में चला जाता है, वहाँ जाके उसकी फिर से कंडेंसेशन होती है। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेल्स में ज़्यादा को देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड भी दो तरह के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टीरॉइड्स या क्रोमोलिपिड्स और टर्पाइन्स कहते हैं। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये इन्हें हम अल्कोहलिक स्टीरॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें OH ग्रुप लगा होता है, या हम इनको डायरेक्टली स्टीरोल्स भी कहते हैं, दे आल्सो कॉल्ड एज स्टीरोल्स। टर्पाइन्स को हम कीटोनिक लिपिड कहते हैं क्योंकि इनमें कीटोन ग्रुप लगा होता है, और इनको हम कहते हैं स्टीरोन भी। फर्स्टली हम बात करते हैं अल्कोहलिक स्टीरॉइड्स की। एनिमल में जो अल्कोहलिक स्टीरॉइड है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। दूसरा बात करें डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये एक्टिव होता है सनलाइट की प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट होता है कैल्सीफिरोल को, ये एक्टिव कर देता है, जो विटामिन डी होती है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं प्लांट्स के केसेस में। प्लांट में जो अल्कोहलिक स्टीरॉइड हैं दैट इज़ फाइटोस्टीरोल, जिसे हम सिस्टोस्टीरोल भी कहते हैं या स्टिग्मास्टीरोल भी कहते हैं। फंजाई में होता है आर्गेस्ट्रिरोल, ये हमें मिलता है एर्गोट फंजाई से, जिसे हम क्लेविस्टा परप्यूरा कहते हैं। क्लेविसा परप्यूरा ये एक पैरासिटिक रे फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में हमें देखने को मिलती है, और जो हेलोसिनोजन हो जाती है, एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, वो भी इसी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरोन की, जो कीटोनिक स्टीरॉइड्स थे। इनमें एग्जाम्पल हैं एल्डोस्टिरोन जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकोसोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, प्रोगेस्टिरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रेजेंट होता है इन द ओवरी, टेस्टोस्टिरोन लीडिंग सेल्स इन द टेस्टिस, एकाइडोसोन जिनको मोल्टिंग हार्मोन भी कहे जाते हैं या एकाइडिस ये भी कहा जाता है, जो प्रोथेसिस ग्लैंड है। क्रोमोलिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोलिपिड्स।
क्रोमोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ आइसोपेरीन यूनिट्स। आइसोपेरीन यूनिट्स के डेरिवेटिव्स ये होते हैं। आइसोपेरीन यूनिट, एक आइसोपेरीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विटामिन ए, डी, ई, के, नेचुरल रबर एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो मिलकर बने होते हैं 8 आइसोपेरीन यूनिट से। तो एक आइसोपेरीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, तो 8 में कितने होंगे? 8 × 5 दैट इज 40 कार्बन। कैरोटीनॉइड्स आर असेसरी यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये 2 तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन नॉन ऑक्सीजेनिक हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन जो कैरेट में प्रेजेंट होता है। एंड ज़ैंथोफिल ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो ज़ैंथिन और ल्यूटिन में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिपिड। ये कंप्लीट लिपिड चैप्टर है, इसे अच्छे से रिवाइज करें और अपनी स्टडी को और बेटर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।